एसडीएम कविता मिश्रा अपनी साधारण सलवार कुर्ता में स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वे हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दारोगा रमाशंकर यादव वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही कविता को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा। दारोगा की आवाज में रोब था। कहां जा रही हो? दारोगा ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं, कविता ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने ऊपर से नीचे तक कविता को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और ये स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा। दारोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। आरती को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर कविता की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ कविता के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। कविता का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में आग थी। दारोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा सिर हिलाकर बोला, हां इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने कविता का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। कविता ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कविता के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। कविता दर्द से कराह उठी, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वो देखना चाहती थीं कि ये लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। कविता अब कुछ बोलने ही वाली थीं कि एक पुलिस वाले ने गुस्से में उनकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। कविता पूरी तरह समझ गई थी कि ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी, अभी औकात दिखाता हूं, कल रही। ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम कविता मिश्रा अब भी चुप थीं। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थीं कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। दारोगा रमाशंकर यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने उसके तमाचे खाए, बाल खींचे गए, हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वो अब भी चुप थी। दारोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही कविता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, कविता पहली बार जोर से बोली। दारोगा हंसा, अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा ने जोर से चिल्लाया, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। कविता अब भी शांत थीं। वो देख रही थीं कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी, चोरी, जेबतराशी, बस अंदर डालना है। कविता सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। कविता चुप। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? कविता अब भी चुप। दारोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रेखा त्रिपाठी। कविता ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी गलती होगी। कविता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, कविता ने हल्की मुस्कान दी। अब वो देख रही थीं कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। एक एसडीएम तक को इस तरह बिना सबूत अंदर कर सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। कविता एसडीएम अब लॉकअप के अंदर थीं। वो बस देख रही थीं, सुन रही थीं और सब कुछ समझ रही थीं। आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वो हर हरकत पर गौर कर रही थीं।
दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, दारोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझका, लेकिन सर, बिना सबूत के। दारोगा हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से कविता के कंधे पर धक्का मारा। कविता दीवार से टकराई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। दारोगा नीरज तिवारी। थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा रमाशंकर मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं। नीरज तिवारी ने गौर से कविता को देखा। उनके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? नीरज ने रमाशंकर से पूछा। रमाशंकर हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगी। नीरज ने कविता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कविता शांत थी। दारोगा रमाशंकर ने हंसते हुए कहा, सर, ये तो अपने नाम तक नहीं बता रही। नीरज अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमाशंकर हैरान रह गया। सर, लेकिन नीरज तिवारी ने उसे घूरा। मैं देखना चाहता हूं कि यह लड़की आखिर है कौन। नीरज तिवारी के आदेश पर कविता को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहली से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। कविता ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। कविता अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। यह सिस्टम कितना गिर चुका है। उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही, सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। रमाशंकर चौंका। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही ने घबराकर कहा। सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? रमाशंकर झुंझला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, डीएम साहब। रमाशंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने रमाशंकर की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दारोगा रमाशंकर, क्या चल रहा है यहां? रमाशंकर घबराया हुआ बोला, साहब, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी कविता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा से भर गया। फिर उन्होंने कविता की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने रमाशंकर की ओर देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रमाशंकर अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने कविता से सीधा सवाल किया, आपका नाम? कविता ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया। कविता शुक्ला, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। रमाशंकर के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। रमाशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीएम मैडम, जिसे वो ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वो खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सदमे में आ गए। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? रमाशंकर कुछ बोलने ही वाला था कि नीरज तिवारी ने तेज आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब रमाशंकर अकेला पड़ चुका था। कविता ने अब अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। रमाशंकर के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब रमाशंकर से दूरी बनाने लगे। नीरज तिवारी ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, रमाशंकर को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार रमाशंकर को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक रमाशंकर ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये देखिए। उसने वो कागज हवा में लहराया।
डीएम साहब और एसडीएम कविता ने उसे ध्यान से देखा। रमाशंकर ने ठहाका लगाया। ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। कविता ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा। डीएम साहब ने नीरज तिवारी की ओर देखा और बोले, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी रमाशंकर का निलंबन रोका नहीं जा सकता। रमाशंकर की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब रमाशंकर की हालत बिगड़ने लगी। नीरज तिवारी तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में रमाशंकर का रिकॉर्ड चेक करने लगे। नीरज ने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है, लेकिन रमाशंकर ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह कि रमाशंकर अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया था। अब कोई भी रमाशंकर को बचा नहीं सकता था। एसडीएम कविता ने सीधी नजर रमाशंकर पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे, डीएम साहब ने आदेश दिया। अगला भाग तैयार है, जारी रखें। भाग 13। क्या रमाशंकर अकेला था? जैसे ही रमाशंकर को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। रमाशंकर को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता। लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। रमाशंकर ने हंसते हुए कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ हैं, पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। नीरज तिवारी भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम कविता ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एबीपी, एंटी ब्रीबी पुलिस टीम को बुलाया जाए। अब पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हाय, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ रमाशंकर तक सीमित नहीं था। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो कुछ दारोगा अब भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम कविता ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ गए थे। एसएसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम कविता शांत थीं। उन्होंने एसएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? नीरज तिवारी ने एसडीएम को एक फाइल दी। यह फाइल एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। कविता ने ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब, ये देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम कविता की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था।
पूरे जिले में एक नया प्रशासन लाया गया।